हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपके सैम फाइनेंशियल क्लासेस में। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होंगी। फ्रेंड्स, आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है कैश फ्लो स्टेटमेंट ही हो रहा है। लास्ट क्लास में मैंने आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट्स स्टार्ट करवा दिया था, है ना। एक ओवरव्यू दिया था कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, मतलब क्यों बनाया जाता है ना। हम पहले जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं, स्पेशली इन स्टेटमेंट्स में 5 प्रकार की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी है। लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट है, तो जितनी भी मैंने अब तक आपको स्टेटमेंट पढ़ा दी है, मैंने हमेशा पहले आपको ये बताया वो एक्चुअली बनती क्यों है। जब दुनिया में बाकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, तो क्या ऐसी एक्स्ट्रा नीड आ गई कि हमको दूसरी या कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़नी पड़ रही है ना। तो इसका मैंने आपको लॉजिक इन डिटेल उस क्लास में बताया। फिर मैंने आपको इसके कुछ बेनिफिट्स और लिमिटेशंस पढ़ाए। हालांकि लिमिटेशंस तो बस बेटा नाम के लिमिटेशंस थे, वो तो होने ही थे, ऐसा कुछ है नहीं। अब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये बोलोगे कि इसमें इनकम स्टेटमेंट वाला गेम नहीं है, तो बेटा वो तो फिर वे बात है ना। तो बेनिफिट्स इसके बहुत है, इसलिए हम इसको यूज भी करते हैं। ज्यादातर इंटरनल मैनेजमेंट इसको यूज करती है। एक्सटर्नल यूज करते हैं, जैसे इन्वेस्टर हो गए, है ना, कोई कॉम्पिटिटर, जैसे अगर एक्विजिशन कोई करना चाहती है कंपनी, तो वो ले लेगी इसको कंसिडर में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, टूल है एनालिसिस के लिए। और आपका सीए में अगर आप किसी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से तो आपका पाला रोज पड़ेगा ही, फंड फ्लो स्टेटमेंट से आपको करना ही है। ठीक है, सीए में यूएस आप चलिए, अब आज से वैसे हमारी मेन क्लास स्टार्ट हो गई है, क्योंकि आज हम थोड़ा पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई जाती है। बेटा दो मेथोडोलॉजीज हैं इसको बनाने की, मतलब दो मेथड्स है, सीधी सीधी बात। एक डायरेक्ट अप्रोच या दो अप्रोचेस बोल सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, डायरेक्ट मेथड या इनडायरेक्ट मेथड, कुछ भी बोलो। पॉपुलर इनमें कौन सा है, एफएएसबी जिसने यूएस गैप बताए हैं, वो कौन सा रिकमेंड करता है, वो सब हम बातचीत चर्चा आगे देखेंगे। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी बात करते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कैश फ्लो स्टेटमेंट बेटा आता ही है। देखिए पिछले अटेम्प्ट्स की अगर हम बात करें, अभी जो अटेम्प्ट चल रहा है उसमें तो बेटा देखिए अभी कुछ में आ रहा है कुछ में नहीं आ रहा है, ऐसा गेम चल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम पास्ट अटेम्प्ट्स की बात करें, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट से एक क्वेश्चन आना 101% है, पक्का ही। वैसे 101% तो नहीं, मैं 95% बोलूंगा। 5% बेटा ऐसे भी देखे गए कुछ अटेम्प्ट्स में, बिल्कुल भी नहीं पूछा, बिल्कुल भी नहीं पूछा। ज्यादातर जो पहले की अगर मैं बात करूं, है ना, सिलेबस चेंज से अगर हम पहले की बात करें, तो जो पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट आते थे बेटा जनरली एसेज में आते थे, है ना। वो आपको एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन दे देगा और उसमें वो आपको बोलेगा बताओ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकाल के बताओ इस सिनेरियो में से। फिर वो आपको बोलेगा नहीं नहीं ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग बता के दो, फिर वो करेगा नहीं नहीं फाइनेंसिंग भी निकाल के बताओ, ऐसे बताओ। मतलब तीनों नहीं पूछेगा एक साथ, मतलब जो प्रॉपर फुल फ्लेज कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी पड़ती है ना, वो बेटा आपके पेपर में नहीं आएगी, गिवन टाइम कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से बेटा वो आपसे पूछेगा नहीं, मन लालच बहुत है उसका पूछने का, लेकिन वो पूछेगा नहीं क्योंकि उसको पता है आपके पास इतना टाइम ही नहीं है, आप बना ही नहीं पाओगे। लेकिन एक टाइम था बेटा जब वो पूरा फुल फ्लेज भी पूछता था, हालांकि वो बहुत छोटे क्वेश्चन होते थे। ठीक है, तो एक पार्ट आएगा किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में से कैश फ्लो निकालने को वो पूछेगा। ठीक है, तो आपको वो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए आपका कंसेप्ट कंक्रीट स्ट्रांग होना चाहिए। बेटा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है, डायरेक्ट अप्रोच तो बहुत इजी है, वो सब कर लेते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच नहीं होता। अरे डायरेक्ट अप्रोच बेटा बहुत इजी है, जब मैं आपको सिखाऊंगा वो कुछ भी नहीं है। बचपन में जो कैश बुक बनाते थे वही है। अरे 11th क्लास में कैश बुक बनाते थे ना, बस उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो, डायरेक्ट अप्रोच बन जाएगा, वही है। इनडायरेक्ट अप्रोच में थोड़ा सा गेम है, क्योंकि नाम ही इनडायरेक्ट है ना, आप डायरेक्टली काम नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली पकड़ के कैश फ्लो निकाल रहे हो। ठीक है, तो वो देखेंगे। और एग्जामिनर ज्यादातर इनडायरेक्ट अप्रोच से पूछता है। ठीक है, क्योंकि उसको पता है स्टूडेंट ज्यादातर जो गिरते हैं वो यहां से गिरेंगे इनडायरेक्ट अप्रोच से। क्या लॉजिक है क्या है सब बताऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी। अब बेटा इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात अगर चली ही गई है, तो ये भी बता देता हूँ रियल लाइफ में कौन सा मेथड यूज होता है। आपको ये जान के आपको जानना ही होगा, क्योंकि आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग बन रहे हैं, तो आपको शायद ये जानना होगा कि सर क्या कौन सा मेथड फॉलो होता है। मतलब 50% चलता है दोनों के बीच में क्या? नहीं बेटा 50-50 नहीं है, ज्यादातर केसेस में इनडायरेक्ट अप्रोच चलता है रियल लाइफ में। आप बोलोगे यार नाम है इनडायरेक्ट, हमें डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली कैश फ्लो निकाल रहे हैं, और आप ये बोल रहे हो कि सर हम रियल लाइफ एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करते हैं। अरे जब डायरेक्ट मेथड से डायरेक्टली निकल सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर रहे? और आपको जान के रहने होगी बेटा, एफएएसबी जो है जिसने यूएस गैप दी है, वो भी ये रिकमेंड करता है कि डायरेक्ट अप्रोच यूज करो, लेकिन कंपनी को सुनना नहीं, वो कह रही है हम इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करेंगे। इसका एक रीजन है, क्योंकि वो बनाना आसान है इनडायरेक्ट अप्रोच। बेटा डायरेक्ट इनडायरेक्ट अप्रोच में बनाना बहुत आसान है, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होता। इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको इनकम स्टेटमेंट तो आपको बनानी थी ना। अरे क्योंकि इनकम स्टेटमेंट तो बनानी पड़ती है फॉर ऑडिटेड पर्पसेस, तो वो क्या करते हैं
इनकम स्टेटमेंट को कन्वर्ट करना पड़ता है। अरे बताऊं, कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनडायरेक्ट अप्रोच कुछ नहीं है, इनकम स्टेटमेंट से ही निकालना पड़ता है। तो इनकम स्टेटमेंट 50% आधा काम तो डन हो गया ना, तो क्यों इतनी टेंशन लेने की। और बेटा ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है ना, ये भी सिर्फ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज तक ही है। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग दोनों मेथड में सेम ही रहता है जिस तरीके से निकलता है। तो एक्चुअली ये जो मेथड्स आपको बताए जाते हैं, डायरेक्ट अप्रोच, इनडायरेक्ट अप्रोच, ये सिर्फ और सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए होता है। समझ रहे हो मेरी बात। दोनों मेथड्स के अंदर, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग सेम ही रहता है दोनों मेथड्स के अंदर। डायरेक्ट अप्रोच के अंदर जिस तरीके से आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग निकालते हो, इनडायरेक्ट अप्रोच के अंदर भी आप कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग उसी तरीके से निकालते हो। बस दोनों में जहां फर्क आता है, जिसकी मदद से वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बन गया, वो सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आता है। बस इतना सा गेम है। तो आधा तो बेटा दोनों में सेम है, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग, आधा तो यहां सेम हो गया। आधा काम इनडायरेक्ट अप्रोच में आपने पीएनएल अकाउंट बना के कर दिया, तो भाई डायरेक्ट अप्रोच कौन यूज करेगा। इसलिए नहीं यूज करते क्योंकि काम सारा डन पड़ा है। दूसरा रीजन बेटा, डायरेक्ट अप्रोच पता है इसलिए एफएएसबी रिकमेंड करती है, तो मैंने कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से बोला। अब एफएएसबी क्यों रिकमेंड करती है, वो इसलिए रिकमेंड करती है क्योंकि उससे कैश फ्लोज बहुत ज्यादा अच्छी तरह निकलते हैं। डायरेक्ट है ना, अरे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा, अच्छा यहां से डायरेक्ट कैश आ गया, यहां से डायरेक्ट कैश निकल गया, आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कैश का कहां से सोर्स आया, कैश का कहां से गया। ये ज्यादा अच्छा अप्रोच है। अरे इसी के लिए तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाई थी, ताकि हमें पता चले कैश का कौन सा किधर किधर सोर्स है। लेकिन इनडायरेक्ट अप्रोच में ऐसा नहीं होता बेटा, पर्टिकुलरली इन्वेस्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। अरे इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में तो सेम है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इनडायरेक्ट अप्रोच में आपको ये नहीं पता चलता एक्चुअली कैश चला कहां गया, अब किधर से आ गया, ये नहीं पता चलता। उसमें दिक्कत हो जाती है। वो इनडायरेक्ट, वो डायरेक्टली नहीं बोलता, घुमा फिरा के बोलता, इनडायरेक्टली बोलता है। ये है, इसलिए एफएसबी कहता है इसको हम रिकमेंड नहीं करते। अलाउड है, ऐसा नहीं है आपने इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करा तो एफएसबी आपको फाइन दे देगा, नहीं। ऑडिटेड होगा, सब चीज होगा, सब बेस्ट है, ठीक है। और आंसर भी दो, अच्छा दोनों अप्रोचेस में आंसर सेम आना चाहिए आपका, ये भी बात बता देता हूँ। अगर आप डायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हैं या इनडायरेक्ट, दोनों में आपका जो फाइनल बैलेंस होगा, जो हमारा क्लोजिंग बैलेंस होता है कैश का जो निकालना, वो मैं बताऊंगा, वो आपका सेम आना चाहिए। अगर गलत डिफरेंट आ रहा है तो आप ये बोलोगे नहीं मेथड यूज डिफरेंट है ना, इसलिए डिफरेंट आ गया, नहीं, आंसर सेम आना चाहिए। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे बढ़िया बात ये होती है कि आप उसका आंसर वेरीफाई कर सकते हो। कुछ नहीं होता बेटा, उसका आंसर जो बैलेंस शीट में कैश बैलेंस होता है ना आपका क्लोजिंग का, वो मैच होना चाहिए आपको, क्योंकि वही तो मैं देखना बैलेंस, ये जो बैलेंस शीट में कैश पड़ा है इतना कहां से आ गया, अरे कहां कहां से आ रहा है, आया है तो कहां कहां से आ रहा है, और अगर जा रहा है तो कहां कहां जा रहा है। बस यही तो सोर्स है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इन डिटेल में आपको बेटा ये सब चीजें पढ़ाया जा रहा हूं, ठीक है। आ जाइए बेटा, प्रिपरेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला इसका ये फॉर्मूला, पहला वाला आप ना देखें, ये वाला देखिए फॉर्मूला। ये है एक्चुअली इसका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, मैंने आप लोगों के लिए बना दिया बेटा। फॉर्मूला कुछ नहीं है, इसको फॉर्मूला तो थोड़ी ना पढ़ते हैं, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बना के पढ़ना है। फॉर्मूला इसलिए बना दिया क्योंकि बेटा आपके पेपर में एमसीक्यूज भी तो आते हैं। अरे एमसीक्यूज भी तो आते हैं ना आपके पेपर में, तो एमसीक्यू में वो आपको फॉर्मेट थोड़ी ना बनाने को दे देता है। वो ये बोलेगा बस बताओ एंडिंग बैलेंस कितना है, तो आप वहां पे फुल फ्लैश कैश फ्लो स्टेटमेंट मत बना के बैठ जाना, इतना टाइम नहीं है आपके पास। इसलिए फॉर्मूला बना के दिया ताकि आप ये यूज करो, लेकिन इस फॉर्मूले को हम लॉजिक से फुल फ्लैश बना के सीखेंगे, ठीक है। तो वैसे एंडिंग कैश बैलेंस मतलब ये जो आपने 2025 के साल की एंड की बैलेंस शीट है, इसमें ये जो बेटा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बेटा जो भी आप लिखते हो, ये जो बैलेंस होता है क्लोजिंग बैलेंस है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना, ये कैसे आया एक सेकंड क्लास का बच्चा भी बता देगा कैसे आया, मैं बता देता हूं। जनवरी 1 2025 को आपने धंधा स्टार्ट किया होगा, अरे नया कैलेंडर ईयर स्टार्ट हो गया, तो आपका वो जो कैश बैलेंस पड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे, ओपनिंग कैश बैलेंस बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। अरे नया साल स्टार्ट हो गया तो कैश में जो वो जो गल्ले में कैश पड़ा है, वो जो लॉक बॉक्स में कैश पड़ा है, वो क्या है, ओपनिंग कैश बैलेंस ही तो है। हाँ, अब लेकिन अब पूरे साल धंधा करा होगा, तो 31 दिसंबर 2025 को भी वही कैश बैलेंस रहेगा क्या। चलो मान के चलते हैं साल के शुरू में आपके पास $1,00,000 का कैश था, तो साल के एंड में भी $1,00,000 होगा, मतलब पूरे साल धंधा करा, कुछ कैश नहीं आया, ना कुछ कैश गया होगा। अबे तूने बिजली का बिल भी नहीं दिया क्या, तो कुछ ना कुछ तो बेटा कैश की ट्रांजेक्शन हुई होगी। अब वो चाहे इनफ्लो की हो या आउटफ्लो की, हमको क्या फर्क पड़ता है। तो ऐसे ही पूरे साल कुछ ना कुछ कैश में चेंजेस आए होंगे, पूरे साल कैश में, मेरे शब्द सुनो, कैश में कुछ चेंजेस आए होंगे, है ना। एड या माइनस चेंजेस इन कैश, कुछ ना कुछ चेंजेस आए होंगे ना बेटा। मतलब आपका ये जो 1,00,000 था, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो चेंज हो गया होगा ना। कैसे, आपने कोई बिजली का बिल दिया होगा, या आपने किसी डेटर से पेमेंट ली होगी, आपने इन्वेंट्री खरीदी होगी, आपने क्रेडिटर को पेमेंट दी होगी, आपने लोन ले लिया, कुछ ना कुछ तो कैश कहीं ना कहीं से टपका होगा या नहीं। हाँ, तो चेंज हो गया होगा आपके कैश में, तो फाइनल बैलेंस भी आपको बदल जाएगा इसके चक्कर में।
तो ये फॉर्मूला बेटा कुछ भी नहीं है, ओपनिंग कैश बैलेंस तो आपको करना ही है, क्योंकि जो पिछले साल बैलेंस था वो इस साल हमने कंटिन्यू कर दिया, वो हमारे पास पड़ा ही है। साथ में पूरे साल हमने हमारे पास पता नहीं और कहां से कैश बरस गया और कहां कैश निकल गया, तो लास्ट में हमने प्लस माइनस करके देख लिया, लास्ट में फाइनल बैलेंस अच्छा इतना है हमारे साल के एंड में बैलेंस। सीधी बात है। तो बेटा यही फॉर्मूला मैंने आपके लिए लिखा है। एंडिंग कैश बैलेंस का क्या है, पूरे साल के शुरू में जो कैश बैलेंस था वो तो है ही, और इस साल हमने क्या क्या हरकतें कर दी कैश में, नेट चेंज इन कैश। ये नेट चेंज अभी छोड़ो बेटा, ये नेट वेट क्या है, चेंज इन कैश। इस साल पूरा कितना कैश में चेंजेस आ गए। अब वो चेंजेस कैसे निकालते हैं, वो चेंजेस ही हमको कैश फ्लो स्टेटमेंट में पढ़ना है। जब आप कैश फ्लो फ्रॉम तीन एक्टिविटीज निकालनी होती है, मैं आपको बताऊंगा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटा तीन एक्टिविटीज बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। इन तीनों के जब आप कैश फ्लोज को ऐड करोगे, मतलब कैश फ्रॉम ऑपरेशन को जब आप ऐड करोगे, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग से जब आप ऐड करोगे, और जो फाइनेंसिंग से जो कैश आएगा उसको ऐड करोगे, तो तीनों को ऐड करके जो कैश आएगा वो ही तो चेंज इन कैश है। अरे बेटा हमारे पास इस साल कहां से कैश आ गया, इस साल कहां से कैश चला गया, तो तीनों सोर्सेज तो देखेंगे, किधर किधर से कैश आ गया उनको ऐड कर देंगे, तीनों से किधर से कहां चला गया उसको माइनस कर देंगे, तो जो फाइनल आंसर आएगा नेट चेंज इन कैश है। सारा मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी तो फॉर्मूला से बताया ताकि पेपर में एमसीक्यू को जल्दी सॉल्व करो, वहां पे स्टेटमेंट बना के मत बैठ जाना बेटा। आपको जनरली जो एक क्वेश्चन करना है ना, वहां पे 1 मिनट के अंदर अंदर करना है, 1 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप लंबा चौड़ा वहां पे टाइम दे दो। आपको पेपर आता होगा, आपको क्वेश्चन आता होगा, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है यार मुझे इसमें थोड़ा टाइम देना पड़ेगा 2 मिनट, तो बेटा आपको मैं बता रहा हूं, आपको उस क्वेश्चन से आगे बढ़ना पड़ेगा। यू कांट अफोर्ड टू अलॉट दिस मच टाइम टू अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। 2 मिनट्स बहुत है बेटा, इतना नहीं। 2 मिनट्स आपको मैं बता रहा हूं, आप तभी अलॉट कर सकते हो, आपको उसको छोड़ना पड़ेगा, पहले तो छोड़ना पड़ेगा बेटा। मैं बता रहा हूं चाहे आपको आता होगा, लेकिन आपको छोड़ना इसलिए पड़ेगा क्योंकि आपको पहले सारे जो जल्दी जल्दी हो सकता है उसको निपटा दो, जल्दी जल्दी निपटा दो। अगर आपके पास फिर लास्ट में अगर कुछ टाइम अलॉट हो जाता है तो आप उसको दे देना 2 मिनट में। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने अपना पूरा 1 मिनट बचा लिया, तो आपको उस क्वेश्चन में 1 मिनट तो लगाना था, और सारा करके आपने 1 मिनट बचा भी लिया, तो आप वो जो बचा हुआ 1 मिनट है, वो जो रिजर्व, आप वो वहां पे एलोकेट कर सकते हो, फिर आप 2 मिनट वहां पे खर्च कर देना। लेकिन शुरू में ही 2 मिनट मत खर्च कर देना, वरना आपको ऐसा हो सकता है कोई आगे भी क्वेश्चन जिसमें आपको करना होता। बेटा रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, इसलिए कहते हैं पहले मॉक आप करके चले जाओ। इससे क्या होगा, आपके जल्दी करने की, देखिए मॉक से कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखिए क्या है, आप कितने भी मॉक कर लो, आपके अगर कंसेप्ट हिले हुए हैं तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाओगे। मॉक बस इसलिए करते हैं ताकि स्पीड, अरे रियल लाइफ सिनेरियो में आपको ये पता चल जाता है, हाँ 3 घंटे के अंदर मुझे 100 एमसीक्यूज निकालने ही है, निकालने हैं, और अगर आप वो कर पा रहे हो और आपके 80 आप आ रहे हैं, तो बेटा आप टेंशन फ्री होकर पेपर में चले जाना। क्योंकि बेटा वहां पे क्या है, अगर ऐसो विंडो ओपन नहीं, ऐसे विंडो ओपन नहीं है, फिर तो 100% आप फेल हो, फिर तो 100% फेल हो ना, चाहे आप 100 में कितने 100 में 100 भी लिया एमसीक्यूज के अंदर। ऑब्वियसली आपके ऐसे विंडो ओपन नहीं हुए, तो इसका मतलब यही है कि आपके 50% भी नहीं है। तो ये दिक्कत है, तो आपको बड़े ध्यान से ये चीज समझनी है कि प्रैक्टिस करनी। मॉक का बस यही पर्पस है, अरे एक एमसीक्यू ले तो फिर आपने समझने के लिए दुनिया उठा के एमसीक्यू कर लिया, 3000 2000 क्वेश्चन हाथ से निकाल लिए, वो कम पड़ रहे हैं कि जो आप अब मॉक भी करने बैठे हो। मॉक क्यों करने बैठे हो, ताकि देख सके टाइम के अंदर कर पा रहा हो या नहीं कर पा रहा हो, ये है सारा मसला। टाइम के अंदर करना बेटा, टाइम के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि बेटा आपको पता है फिर वो डॉलर्स में सीधा फीस खर्च होती है दोबारा, और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो दोबारा अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए बेटा कह रहा हूं फाइनल फाइनल प्रिपरेशन करके चलो। अरे चलेगा, डेफर करो, क्या हो जाएगा बेटा, डेफर करो। अरे वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फिर भी कम है एज कंपेयर टू द डॉलर पेमेंट, डॉलर पेमेंट फिर भी ज्यादा है वो। प्रिपरेशन प्रोसीजर, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया बेटा, फॉर्मूला वगैरह बता दिया, इन डिटेल समझेंगे। अरे फॉर्मूला बस बता दिया, इसका लॉजिक भी बता दिया, लेकिन अभी बात यहां पे खत्म नहीं हुई है, पिक्चर मेरे बाकी है भाई। अभी आपको क्या है, पूरा स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा, पूरा क्वेश्चन हाथ से निकलवाऊंगा, पूरी स्टेटमेंट बनवाऊंगा, तब जाके समझ में आएगा ये फॉर्मूला। फिर आएंगे इस फॉर्मूले पे, अभी थोड़ी ना, अभी तो दिखा दिया, अभी इस फॉर्मूले पे फिर आएंगे, ठीक है बेटा। ये अभी करेक्टर है जो अभी इंटरवल के बाद आएगा दोबारा, ठीक है। प्रोसीजर फॉर द प्रिपरेशन, अब प्रोसीजर क्या है बेटा, ये कुछ इंफॉर्मेशन है, फाउंडेशन मतलब बेस, जो आपको करना ही करना है। मतलब कोई भी अकाउंटेंट को बोल दे भाई ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बना दे, तो वो ये काम करेगा ही करेगा। कौन सा, डिपेंड करता है पहले इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट भैया, इनकम स्टेटमेंट रख लेगा अगर वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहा है तो। अगर वो एक इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहा है तो सबसे पहला काम जो अकाउंटेंट का होगा बेटा, वो इनकम स्टेटमेंट ढूंढना होगा, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनकम अंडर इनडायरेक्ट मेथड, मतलब नाम समझो ना, इनडायरेक्ट है,
मतलब डायरेक्टली, मतलब कहां कहां से कैश आ रहा है, कहां कहां डायरेक्टली कैश जा रहा है, वहां ऐसे नहीं निकालते। इनडायरेक्टली किसी और स्टेटमेंट के थ्रू आप कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल रहे हो। आयरनी देखो बेटा, आप कैश फ्लो स्टेटमेंट निकाल रहे हो लेकिन मदद इनकम स्टेटमेंट के लिए रहते हो। इनडायरेक्ट अप्रोच है ना, इसलिए इनडायरेक्ट नाम रखा हुआ है इसका। तो सबसे पहला काम बेटा आपको इनकम स्टेटमेंट रखना पड़ेगा। अरे जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडर इनडायरेक्ट मेथड यूज कर रहे हो, इसका मतलब इनकम स्टेटमेंट के थ्रू निकाल रहे हो, तो इसके लिए इनकम स्टेटमेंट तो चाहिए होगी, नहीं चाहिए होगी? चाहिए होगी। पहले ये हमको बता रहा है, हमको पता है। दूसरा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। हाँ बेटा, कंपैरेटिव बैलेंस शीट चाहिए होगी आपको। अब ये क्यों चाहिए होती है ये मैं आपको बताऊंगा, ये भी इनडायरेक्ट मेथड का पॉइंट है। जब मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड समझाऊंगा, उसमें एक्चुअली वो ये बताता है कि देखो पिछले साल हमारे करंट एसेट्स इतने थे, अब इस साल हमारे करंट एसेट्स इतने हैं, अब ये बढ़े क्यों गए होंगे? इसका मतलब आपने करंट एसेट्स खरीदी होंगी। अब बेटा करंट एसेट खरीदने के लिए क्या रोकड़ा नहीं लगेगा, पैसा नहीं लगेगा, ऐसी फोकट में एसेट आ जाएंगे आपके पास। इन्वेंट्री आपने खरीदी होंगी, फोकट में आ जाएंगे इन्वेंट्री, तो बेटा उसके लिए कैश गया होगा ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट्स को माइनस कर देते हैं। इसका ये लॉजिक है, क्योंकि कैश लगा होगा, एसेट्स, अरे करंट एसेट्स बढ़ गई, इन्वेंट्रीज बढ़ गई होंगी, अब इन्वेंट्रीज बढ़ गई होंगी, इसका मतलब पैसा खर्च हुआ होगा, तो बेटा इसलिए हम उसको प्लस कर देंगे। लेकिन यहां पे ऐसा वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा कि हाँ देखो कैश बढ़, कैश को घटाओ, कैश घटाओ, कैश घटाओ। ये आप ऐसा सोच रहे हो कि करंट एसेट्स बढ़ी होंगी तो जरूर हमारा पैसा खर्च हुआ होगा। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ी ना करंट एसेट्स है, तो बेटा इनडायरेक्ट है ना। आप देखो यहाँ पे वो डायरेक्टली नहीं बोल रहा कैश है, तो आप इनडायरेक्ट अप्रोच यूज कर रहे हो। लेकिन ये चीज आपने कैसे निकाली, इसके लिए आपको पिछले साल की बैलेंस शीट पता होनी चाहिए ना। अरे तभी तो बताओगे हाँ पिछले साल के मुकाबले मेरी इतनी करंट एसेट्स बढ़ गई, या इतनी करंट एसेट्स घट गई, या इतनी करंट लायबिलिटीज बढ़ गई, या इतनी करंट लायबिलिटीज घट गई। तो इसके लिए आपके पास पिछले साल का बैलेंस शीट होना चाहिए ना, तो तभी तो लिखा है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। बेटा ये भी फाउंडेशन बता रहा हूं, अब ये मत समझो मैं आपको फाइनल फाइनल करते पढ़ा रहा हूं, टेंशन क्यों ले रहे हो आप? अभी ऐसा समझो बिल्कुल जीरो से सारे टेक्निकल क्वेश्चन निकलेंगे, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। अगर ये पेपर में आ जाता तो चांदी हो जाएगी बेटा, 100%। ये तो क्लियर है, इसके तो फोकट के नंबर है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इजी है, ठीक है। ऐसा तो है नहीं बेटा आपके लिए बिल्कुल न्यू कंसेप्ट है, यहाँ तक के लिए प्लस टू वालों के लिए भी बिल्कुल न्यू नहीं। आपने 12th क्लास में अपनी वो जो कंपनी अकाउंट्स, या नहीं कंपनी अकाउंट्स नहीं, रेशियो एनालिसिस वाली किताब जो होती है उसके अंदर भी पढ़ा ही होगा आपने कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। फोकट के नंबर है बेटा ये। चलो एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में भी तो कैश फ्लो आती है। आपने देखा होगा इन्वेस्टिंग के अंदर आप एसेट से लेना देना करते हो, फाइनेंसिंग के अंदर फाइनेंस मामला कैपिटल स्ट्रक्चर से लेना देना। तो भाई एसेट बेची या खरीदी, उसके कुछ बिल वगैरह, उसके कुछ सपोर्टिंग शेड्यूल्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शेयर वगैरह इशू करे, उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी साथ में लगाते हो, ताकि और ज्यादा अकाउंटेंट को क्लैरिटी मिले कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने में, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए ही होती है बेटा, टेंशन नहीं लेनी। द थ्री सेक्शंस ऑफ द कैश फ्लो स्टेटमेंट, हालांकि मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, ऑपरेटिंग होते हैं बेटा, और बाकी जो होते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग होते हैं। मेथड वन, द मेन मेथड, सबसे मेन मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। बहुत पॉपुलर मेथड है, रियल लाइफ में आप जाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कंपनीज बनाती है वो इनडायरेक्ट अप्रोच यूज करके ही बनाती है। आप किसी भी कंपनी के बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लीजिए, आपको ज्यादातर वहां पे सबसे पहली लाइन मिल जाएगी नेट इनकम। समझ जाना नेट इनकम ही आप सबसे पहली लाइन है, तो वो इनडायरेक्ट मेथड है। क्योंकि डायरेक्ट मेथड में नेट इनकम का हमारा पीएनएल अकाउंट, सॉरी इनकम स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है बेटा। अरे डायरेक्ट में तो उसने मुंह से डायरेक्टली बोल दिया ना, यहां से कैश आ रहा है, यहां से डायरेक्टली कैश जा रहा है, तो फिर मैं दूसरों की मदद क्यों लूं जो कैश चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मैं यहां से आ रहा हूं, यहां से जा रहा हूं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड इतना ही ईजी है, इतना ईजी है, जो 11th क्लास में कैश बुक बनाते हो ना बेटा वही है, बस उसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दो अंडर डायरेक्ट, तो वो डायरेक्ट अप्रोच बन जाएगी, ठीक है। इनडायरेक्ट अप्रोच, इसको बिल्कुल सीधी भाषा में अगर मैं बोलूं, इसको भी अगर मैं बिल्कुल सीधी भाषा, तो बेटा इनकम स्टेटमेंट को बस कैश बेसिस में बना दो, तो क्या इनडायरेक्ट अप्रोच बन जाएगा। इनकम स्टेटमेंट आपने बनाई है, उसको बस कैश एक्चुअल कंसेप्ट पर बनाओगे ना, कैश बेसिस में कन्वर्ट कर दो, ये बन जाएगा। सही कह रहा हूं, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी। अब आ जाओ, इसके मैंने कुछ स्टेप्स लिख दिया बेटा, क्या है मैंने इसके लिए आपके लिए कुछ स्टेप्स लिखे कि इसको आप कैसे बना सकते हो इनडायरेक्ट अप्रोच। इतनी क्लैरिटी मैंने आपको दी है बेटा इसके अंदर कि आपको जब इनडायरेक्ट अप्रोच बनाना है तो इसके क्या क्या स्टेप्स हैं, और जब डायरेक्ट अप्रोच फॉलो करोगे तो उसके क्या क्या स्टेप्स हैं, ठीक है। ये आपके पेपर में नहीं आता बेटा, स्टेप्स के स्टेप्स लिखो, ऐसे नहीं आता बेटा। एग्जामिनर अपना एक ऐसे फालतू क्वेश्चन के लिए अपना वो एक क्वेश्चन वेस्ट नहीं करेगा, बहुत ही चुन के क्वेश्चन डालेगा बेटा वो, ठीक है। ये स्टेप्स बताओ, स्टेप्स क्या होते हैं, ये नहीं बता रहा, ठीक है। ये मैंने आप लोगों के लिए लिखे हैं कि आप जब भी कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे तो अंडर इनडायरेक्ट आपको ये स्टेप्स फॉलो करने। पहला स्टेप जो होना है, ऑब्वियसली बेटा सबसे पहले जो हेडिंग होती है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है। फॉर्मेट क्या है सब दिखाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं लेनी, सब पता चलेगा आराम से। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आपको पहले बताया था 3 एक्टिविटीज होती है। सबसे पहली एक्टिविटीज ऑपरेट, ये कन्वेंशनल है, आप इसका चेंज मत करो बेटा ऑर्डर, कि नहीं आप बोलोगे नहीं सर मेरा मन नहीं है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मैं तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखूंगा सर, मैं तो पहले इन्वेस्टिंग लिखूंगा, फिर मैं फाइनेंसिंग लिखूंगा, फिर मैं ऑपरेटिंग लिखूंगा।
ऐसा नहीं है बेटा, ये कन्वेंशनल है, आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। आप इसमें ऐसे ऊपर नीचे ऑर्डर नहीं कर सकते। चलिए ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एड, इसका एक रीजन है बेटा, इसका एक रीजन है। वो रीजन मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा ना तब बताऊंगा। इसका एक रीजन है क्यों इन्होंने सबसे ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन रखा है। इसका रीजन है क्योंकि प्रायोरिटी। अरे धंधा खोला है किसके लिए? ऑपरेशंस के लिए। अरे धंधा जो मैंने मेन खोला, सोचो मोमो का बिजनेस खोला है मैंने, तो मेन जो मेरी ऑपरेशन आनी चाहिए वो तो मोमो से आनी चाहिए ना बेटा। तो सबसे हाई टॉप प्रायोरिटी में इसलिए ऑपरेशंस रखा है। फर्नीचर का बिजनेस है तो जो मेन कैश फ्लो आना चाहिए, बिजनेस फर्नीचर बेच के आना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी ना एसेट को जो बेच रहा हूं, कभी शेयर इशू कर दिया, कभी लोन उठा लिया, कैश तो वहां से भी आ रहा है, लेकिन उनको प्रायोरिटी नहीं रखा, लास्ट प्रायोरिटी को वहां से रखा है। तो प्रायोरिटी वाइज में एक्चुअली इनको सेट किया गया, इसलिए अब ये ऑर्डर अगर हटा दोगे तो आप अपनी प्रायोरिटी सीधा सीधा बता रहे हो, नहीं नहीं देखो मेरी प्रायोरिटी ऑपरेशन नहीं है। इसलिए सीधी बात है बेटा, थोड़ा लाइफ में कन्वेंशन भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। ऑपरेशन एक्टिविटीज, पहला सबसे पहला स्टेप, स्टार्ट विद नेट इनकम। अब ये नेट इनकम कहां से लाए? ठीक है बता देते हैं। पीएन इनकम स्टेटमेंट बनाया है, पीएनएल अकाउंट जिसको बोलते हैं, इनकम स्टेटमेंट, उसके लास्ट में बेटा आपने नेट इनकम निकाला होगा। अरे नेट इनकम कह रहा हूं, नेट इनकम, सीधी बात है, पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट इनकम आया होगा, उस नेट इनकम को एज इट इज उठा के यहाँ कैश फ्लो स्टेटमेंट की पहली लाइन में लिख दो, पहली लाइन में लिख दो कैश फ्लो स्टेटमेंट की लाइन में, ठीक है। टेक द नेट इनकम फिगर फ्रॉम द करंट पीरियड इनकम स्टेटमेंट। करंट पीरियड की निकालोगे क्योंकि इस साल की कैश फ्लो निकालनी है तो इसी साल की तो नेट इनकम निकालोगे। अब दूसरा स्टेप बेटा आराम से धीरे धीरे, ये पहले स्टेप का वैसे पार्ट है, अभी दूसरा स्टेप यहां से मैंने कुछ नहीं करा, ये क्या करा, अलग अलग एक्टिविटीज को दूसरे दूसरे स्टेप बना दिए और पहले स्टेप के कुछ अपने सब स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं। पहले स्टेप चल रहा है, पहले स्टार्ट नेट इनकम, मतलब ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कैश फ्लो निकालने के क्या स्टेप है, पहले ये नेट इनकम निकाल लिया, कुछ नहीं, बस एज इट इज जैसे कह रहे हो वैसे फॉलो करो बेटा। अगर आपने ये स्टेप्स फॉलो कर लिए आपका आंसर कभी भी गलत नहीं आएगा, 100 नहीं 200% आप एग्जामिनर को सिखा दोगे। ये स्टेप्स लिखे आपको फॉलो करने पड़ेंगे, इसमें कुछ भी ऊपर नीचे आपको नहीं करना है। फाइनल स्टेप्स लिखे मैंने आप लोगों के, आपके सीएमए यूएसए के रेलेवेंट है पूरे, कुछ आउटसाइड ही कुछ इनसाइड नहीं, सब एट द पॉइंट, ठीक है। पहला नेट इनकम उठा लो, कुछ नहीं जैसा बोल रहा हूं, नेट इनकम उठा के लिया बस उठा के डाल दो। दूसरा नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक कर दो। अब इसका लॉजिक है ये, अब मैं आपको बता देता हूं नॉन कैश एक्सपेंसेस को ऐड बैक क्यों करना। नॉन कैश एक्सपेंसेस होते क्या है, तो चलिए उसके लिए एग्जांपल्स भी मैंने लिखा है। मैंने जो मुझे पता था आप जरूर पूछोगे कि नॉन कैश एक्सपेंस क्या होते हैं। पहला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, आपको मुझे वैसे बताने की जरूरत नहीं है, और मैं बहुत सारे अपने पास लेक्चर्स में आपको बता चुका हूं कि व्हाई डेप्रिसिएशन इज कंसिडर्ड एज अ नॉन कैश एक्सपेंस। एमोटाइजेशन एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम है अमोर्टाइजेशन, बस इंटेंजिबल एसेट्स पे लगता है, डेप्रिसिएशन टेंजिबल पे लगता है। लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट, अब ये भी नॉन कैश क्यों, ये भी बताऊंगा क्यों है नॉन कैश एक्सपेंस, ठीक है। ये तीन नॉन कैश होते हैं, अगर आपको ये तीन प्राणी मिल गए तो उनकी गर्दन पकड़ के दोबारा एड बैक कर देना। रीजन बीइंग, आप यहां पे क्या निकाल रहे हो, कैश फ्लो, मतलब रियल कैश फ्लो पता चलना चाहिए, मतलब हमको इस बार सच में पता चलना चाहिए कि भाई साहब एक्चुअली में मेरा कितना कैश निकल गया। बेटा ये कुछ भी नहीं है, पता है एक्चुअली पर्पस क्या है, पर्पस क्या है, ये जो नेट इनकम आया ना, आप ये सोच रहे हो सर हम पहले यहां पे नेट इनकम क्यों लिखते हैं, पता है क्यों लिखते हैं, ये देखो पता है क्यों लिखते हैं यहां पे एक्चुअली नेट इनकम। सबसे पहले क्योंकि ये जो नेट इनकम है बेटा ये नकली नेट इनकम है। आप मानो या ना मानो, कितना भी अकाउंट्स फॉलो कर लो, कितने भी हर चीज कर लो, लेकिन एक बात सत्य है कि ये नेट इनकम नकली है, गंदा नकली है, सही में नकली है। ये जो नेट इनकम आया है जिसको आप देख के खुश हो रहे हैं, देखो मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया, इतना प्रॉफिट कमा लिया, एक्चुअली में जरूरी नहीं है आपके हाथ में उतना प्रॉफिट है, क्योंकि इस प्रॉफिट को निकालते हुए हमने बहुत सारी एक तो अजम्पशंस यूज करी, आपको पता है बेटा अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अजम्पशंस, कितनी चीजें हमने अजम्पशन ले रखी है। अभी डेप्रिसिएशन का डेबिट में खर्चा डाल रखा है, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया मेरे डेप्रिसिएशन का खर्चा जेब से निकला कब। तुमने पीएनएल अकाउंट के डेबिट में, इनकम स्टेटमेंट के डेबिट में डेप्रिसिएशन डाला, क्यों डाला, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो डेबिट ऑल एक्सपेंस। अब मैं सोच रहा हूं ये खर्चा मेरा कब हुआ, समझ ही नहीं आ रहा, पूरा दिन निकल गया, पूरा साल निकल गया, पता नहीं कब, समझ ही नहीं आ रहा यार मेरे से, अभी तक ये सोच रहा हूँ कि डेप्रिसिएशन पता नहीं कि उस साल उस टाइम डाला था, मेरा तो आज तक नहीं समझ आया कब जेब से वो डेप्रिसिएशन निकला, और किसको ये डेप्रिसिएशन का खर्चा दिया जाके, किसको दिया, फिर भी डला हुआ है। क्यों, क्योंकि आप कुछ नहीं करते, अपनी एसेट जो आपने कैपिटलाइज कर रखी है उसका थोड़ा 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 जितने रेट से वो घिस रही है उतनी रेट, घिसा हुए रेट को डालते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन क्या, एसेट ने आपको कार में आके बताया मैं इतनी रेट से घुस गई, या आपने वो पैसे डेप्रिसिएशन के नाम के मशीनरी पे जाके दिए क्या, कुछ भी, तो ऐसे फालतू खर्चा आप डाल रहे हो। अमोटाइजेशन कहां कब निकला, अमोटाइजेशन का खर्चा किसने आपको बताया इतने रेट से घिस रही है अमोटाइज,
लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट। अरे आपको लॉस हो गया, लेकिन आपकी जेब में वो लॉस आया क्या? आपकी जेब से वो लॉस निकला? अब बोल रहे हो किस तरह, आप अजीब बातें कर रहे हो, निकला तो कैसे? आपके पास 1 लाख का, सोचो मैं बता रहा हूं, 1 लाख का स्कूटर था, आपने बेटा 40,000 का बेच दिया, तो यहां पे आपको 60,000 का घाटा आ गया। लेकिन ये 60,000 का घाटा आपको कहा, आपकी जेब से कहां निकला 60,000 का घाटा? आपकी जेब में तो बेटा 40,000 आए हैं। 1 लाख का खरीदा था, 40,000 आए हैं। ये 60,000 पता नहीं, मुझे देखे नहीं भाई, मेरे जेब में तो एक्चुअली हकीकत तो 40,000 है ना। अरे आप अपने 1 लाख का स्कूटर तो आपने बेच दिया होगा 40 में, तो आपकी जेब में कितने आए? 40 आए। ये 60,000 कब चला गया, कब आया, समझ नहीं आ रहा। ये तो नेट इफेक्ट है बेटा। ये जो 60,000 ये तो लॉस है, और ये लॉस एक फीलिंग है, इफेक्ट है, आपके हाथ में कब आया ये? हम कैश बेसिस, तो ये जो हम कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे, इसका ऑपरेशन कर रहे हैं। ये जो नेट इनकम है ना, ये गंदा हो गया, ये नकली हो गया, इसको ठीक कर रहे हैं, इसको ऑपरेशन कर रहे हैं, इसको कैश प्रॉफिट में कंपेयर कर, कन्वर्ट कर रहे हैं। अब ये नॉन कैश एक्सपेंसेस ऐड क्यों करते हैं, ये तो बता दिया नॉन कैश एक्सपेंसेस कितने कितने प्रकार के, कौन कौन से होते हैं, ठीक है। करते क्यों हेड, ये देख लेते हैं। देखिए बात समझिए थोड़ा ध्यान से। वैसे ये लॉजिक मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं अपने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बात आई गई है तो यहाँ पे इग्नोर तो कर नहीं सकते, ठीक है, तो थोड़ा देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप सोचिए एक पीएनएल अकाउंट है ना, हम इनकम स्टेटमेंट लिख देते हैं। इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया बेटा, एक है ना, एक इनकम स्टेटमेंट आपने बनाया हुआ। इस इनकम स्टेटमेंट के अंदर आप एक एंट्री डालते हैं टू डेप्रिसिएशन। अभी हम एक मान के चलते हैं, एग्जांपल है, एक नॉन कैश एक्सपेंस मैं पकड़ के चलता हूँ, नाम है डेप्रिसिएशन। मैंने डेप्रिसिएशन पकड़ के चल लिया, ये समझ में आ गया, बाकी सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस सेम ही है। अरे डेप्रिसिएशन की जगह अमोर्टाइजेशन लो, लॉस ऑन सेल लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन सोचो 10,000 का। अब मुझे एक बात बताओ, इनकम स्टेटमेंट के अंदर हम डेबिट में कौन से खर्चे क्या चीजें डालते हैं? खर्चे डालते हैं, नॉमिनल अकाउंट है ना इनकम स्टेटमेंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो यहाँ पे हम लॉसेस और क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस डाल देते हैं। तो इसका ये लॉस तो कोई है नहीं, एक खर्चा है, एक खर्चा ही है। तो अभी जब एक खर्चा है, तो बेटा ये 10,000 रुपए का आप लोगों का खर्चा हो गया। अभी 10,000 रुपए का खर्चा तो हो गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, क्या आपकी जेब से कभी 10,000 रुपए का ये खर्चा निकला है? और अगर निकला है तो किसको दिया आपने? वो बंदा कौन है जिसको आपने दिया? हवा या वो मशीनरी? किसको दिया? किसी को नहीं दिया। ना ही वो बंदा जो जिसको हमने खर्चा दिया वो भी लापता है, और ये जो खर्चा है पता नहीं किस चीज का है, ना ना कभी जेब से निकला, वो भी लापता है। दिखाओ। तो जो बेटा टू प्रॉफिट निकल के, मान के चलते ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास, आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया था, वहां से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आ गया, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट है, वैसे इसके अंदर सब इंक्लूडेड ही होता है, ट्रेडिंग अकाउंट है ना, बचपन 11th क्लास वाला बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट चल रहा है, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट सोचो आपका 1 लाख का था, अब वो ये आपके दुनिया भर के कोई खर्चे आपके हुए नहीं, मान के चलते सीधा डेप्रिसिएशन ही हो गया, तो बेटा नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 90,000। बात तो नहीं मानते, 90,000 आपका सीधा प्रॉफिट आ गया। मतलब अगर आप अपना गल्ला खोल के देखोगे, मतलब अगर आप अपना कैश बॉक्स खोल के देखोगे, तो आपको वहां पे कितने का प्रॉफिट दिख जाना चाहिए? 90,000। लेकिन जब आप एक्चुअली में रियलिटी में खोलोगे बेटा, आपको 1 लाख ही मिलेगा। मतलब रियल जो आपका प्रॉफिट है, रियल प्रॉफिट जिसको मैं कैश प्रॉफिट भी बोल सकता हूं, आप जब हकीकत में देखोगे आपको सिर्फ वहां पे 1 लाख मिलेगा। लेकिन अकाउंटिंग प्रॉफिट जिसको मैं नेट प्रॉफिट के नाम से भी जानता हूं, उस वहां पे मुझे 90,000 दिखेगा। अब ये समझ नहीं आ रहा, इसे ही कहते हैं रिकंसाइल करना। कैश फ्लो स्टेटमेंट कुछ नहीं होता, नेट प्रॉफिट को रिकंसाइल करना होता है रियल लाइफ से। और ज्यादा देसी भाषा में बोलूं, जो आप ये पीएनएल अकाउंट के अंदर आप ये जो पीएनएल अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, इसको बस कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट कर देना, यही है कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी का, इसलिए यही जन्म हुआ है धरती पे, इसका आने का पर्पज यही है बस, कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ नहीं करना। पीएनएल अकाउंट का जो नेट प्रॉफिट है, अब वो क्योंकि नकली प्रॉफिट है, नकली प्रॉफिट क्यों है? क्योंकि उसके अंदर कुछ नकली चीजें डली हुई हैं। आप दूध के अंदर बेटा अगर नींबू डाल दोगे तो क्या होगा? वो पनीर बन जाएगा, मतलब वो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। असली के अंदर एक असली दाल होती है, उसके अंदर बेटा पत्थर डाल दिया, कंकड़ डाल दिया, करप्ट कर दिया ना, अडल्ट्रेशन कर दी, तो क्या वो दाल असली रहेगी? अडल्ट्रेट दाल हो गई, अडल्ट्रेट हो गई। ऐसी ही एक असली चीज थी, उसके अंदर आपने एक नकली खर्चा डाल दिया, तो अब ये जो प्रॉफिट निकल के आएगा, क्या आप इसको क्या दूध का धुला हुआ है? नकली आएगा, ये भी नकली होगा, क्योंकि इसको निकालने के लिए आपने जो उल्टी सीधी हरकतें, करप्शन करी, कौन कौन से नकली खर्चे, नॉन कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश गेन, नॉन कैश इनकम सब डाल रखे आपने, तो ये खर्च, ये प्रॉफिट भी नकली ही आएगा। अब हमारा ऐसा डॉक्टर, आप एक डॉक्टर हो, मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्या डॉक्टर ही तो है। अब आप लोगों को ये काम है, ये जो नकली बन गया इसको असली में कन्वर्ट कर देना। अब वो कैसे करोगे? जो इसके अंदर कीटाणु थे उसको मार के, कीटाणु कौन से? नॉन कैश एक्सपेंसेस, जो भी नॉन कैश एक्सपेंसेस वगैरह आपने यहां पे डाले थे, इसको दोबारा हटा दोगे।
हटा दोगे तो दोबारा से ये ठीक नहीं हो जाएगा क्या? हो जाएगा। अरे पहले एक चीज असली थी, उसके अंदर आपने नकली डाल दी। पहले एक चीज असली थी बेटा, सोचो आपने अब नकली डाल दी, तो अब जो फाइनल आंसर आएगा वो भी नकली आएगा, अडल्टरेटेड ही आएगा। पहले तो चीज ओरिजिनली होती है, उसके अंदर आप मिक्सिंग करप्शन कर दोगे तो चीज भी तो फिर अडल्टरेटेड आएगी निकल के। लेकिन अगर आप ये वाला एंगल हटा दो, अगर आप इस नकली को असली बनाना चाहते हो तो कैसे करोगे? इस नकली वाले फैक्टर को अगर हम हटा दें तो क्या हम इस नकली को दोबारा असली में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कर सकते। ऐसे ही इस प्रॉफिट के साथ है। इस नेट प्रॉफिट को निकालते हुए हमने जो नकली नकली चीजें डाली हैं, अगर हम उसको रफा दफा कर दें तो क्या हम दोबारा रियल जगह नहीं पहुंच जाएंगे? रियल जो प्रॉफिट है, मतलब जो हमारे गल्ले में जो हमारा कैश बॉक्स है, उसके अंदर जो एक्चुअली में मेरा प्रॉफिट पड़ा है वो मुझे देखना है। अकाउंटिंग प्रॉफिट है वो मेरा कभी भी मैच नहीं करेगा। मुझे क्या करना है, उसको उस गल्ले वाले प्रॉफिट के साथ मैच कराना है। तो कैसे मैच कराओगे? जो फैक्टर्स, जो कीटाणु, जो बैक्टीरिया रोक रहे हैं, ऐसे फैक्टर्स, ऐसे खर्चे जो उसको रोक रहे हैं उस बनने में, उसको हटा दो, लगाओ उसको, बग निकलेगा, तब जाके वो रिकंसाइल हो जाएगा। ठीक है, ये हमने अभी सरफेस लेवल पे पढ़ लिया। ठीक है, ओके। तो यही मैंने आपको बताया। इसको अब ये ऐड बैक क्यों करना पड़ता है ये भी समझा देता हूं। बेटा ऐड बैक इसलिए करना पड़ता है क्योंकि आपके पास पहले एक इनकम थी, आपके पास बेटा एक इनकम थी, फिर उसमें से आपने 10,000 रुपए माइनस करे डेप्रिसिएशन के नाम से। तो वो डेप्रिसिएशन का जब आपने नकली खर्चा माइनस करा तो उसको माइनस करके आपके पास एक इनकम आई जो नकली आ गई। अरे एक्चुअली असली में कितनी थी? 1 लाख, लेकिन आपने नकली खर्चा माइनस कर दिया 10,000। मुझे एक बात बताओ, आपकी जेब से ये 10,000 कभी निकला है क्या? अरे निकला है क्या? नहीं निकला सर। तो क्यों माइनस करा हुआ है? वो एक्रुअल सर, अकाउंट्स कहता है इसलिए कर दिया हमने। अच्छा कह कर दिया, लेकिन रियल लाइफ में तो नहीं लगा। रियल लाइफ के प्रॉफिट के हिसाब से तो आपके जेब से कभी गए नहीं। कैश के गल्ले में तो अभी भी 1 लाख पड़ा है। तो अब क्या करें? इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक काम करेंगे हम इसको, क्योंकि कैश में कन्वर्ट करना है तो पहले आपने क्या करा? गलती करी ना, अब उस गलती को ठीक कर दो। अरे गलती क्या करी सर? गलती ये करी थी, इसको माइनस कर दिया। तो अब इस माइनस, अब माइनस तो कर दिया, क्या करें? तो बेटा मैथमेटिक्स ये कहता है अगर आपको किसी इफेक्ट को कैंसिल करना पड़ता है तो आपको उसको ऑपोजिट करना पड़ेगा। अगर आपने माइनस करा तो माइनस के इफेक्ट को कैंसिल करना तो पॉजिटिव कर दो, पॉजिटिव है तो उसको माइनस कर दो। अरे यहां पे अगर माइनस हो रखा है, आपको यहां पे उसका जीरो तक लाना है। देखो ये 1 लाख था, 1 लाख था, 10,000 आपने माइनस कर रखा है, तो ये प्रॉफिट गंदा आ गया, नकली आ गया, ये असली है। लेकिन यहां पे एक नकली चीज आपने, एक नकली फैक्टर माइनस कर दिया, तो ऑब्वियसली ये भी नकली ही आएगा, अडल्टरेट हो गया, ये मिक्स हो गया बेचारा, है ना, करप्ट हो गया ये बेचारा। इसको कैसे ठीक करोगे? अगर आप ये नकली नकली वाला फैक्टर हटा दो, मैंने शब्द यूज करा हटा दो, हटा दो, तो क्या ये भी बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा? कैसे हटाए मुझे समझ नहीं आ रहा, कैसे हटाए? कुछ भी नहीं करना बेटा, इसको प्लस कर दो, जितने अमाउंट है। अरे इसको हटाना है ना, इसका इफेक्ट जीरो करना है। हटाना मतलब मैथमेटिक्स में किसी चीज को हटा देना मतलब जीरो कर देना। तो अगर आपके इस इफेक्ट को जीरो करना है तो आप इतने ही अमाउंट को ऐड बैक कर दो, प्लस कर दो। तो जैसे आप प्लस करोगे ये कट जाएगा और यहाँ पे ये आंसर 1 लाख आ जाएगा। या आप सीधा क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे इसको ऑपोजिट ले जाओगे, है ना, 10,000 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 लाख बन जाएगा। समझ रहे हो बेटा मेरी बात? इसको कहता है ऐड बैक कर देना। तो यहां पे ये ऐसे नहीं लिख दिया मैंने स्टेप आप लोगों के लिए, ऐड बैक कर देना। अरे ऐड बैक क्यों कर देना? हम नहीं मानते, अब तो लेस करेंगे। नहीं, मैं समझा रहा हूं ना क्यों ऐड बैक करना है, उसका इफेक्ट कैंसिल करने के लिए। जैसे बेटा आपको बचपन में याद होगा, हम एक ट्रांसफर एंट्रीज मारा करते थे, है ना, या एंट्रीज करते थे, हमें किसी पिछली एंट्री को कैंसिल करना पड़ता था। 11th क्लास में जनरल एंट्री करते हुए नहीं करते, वो भूल गए बेटा। अकाउंट मैनेजमेंट अकाउंटिंग में नो डाउट आपको जनरल एंट्रीज नहीं करनी, लेकिन जनरल एंट्री समझ में तो आनी चाहिए, या किसी जनरल एंट्री को कर भी तो करना भी तो आना चाहिए। ये होना चाहिए आप लोगों का लेवल। ठीक है, तो आप जब भी बेटा जर्नल एंट्री करते हो तो आपने देखा होगा कभी कभी आप एंट्री मारते थे, लेकिन बाद में आपको लगता था यार ये एंट्री हमने जो मार दी गलत कर दिया, इसको कैंसिल करना है। चैप्टर आता था रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स करके, अगर आपको याद है या नहीं, उसमें ऐसा करते थे हम खेल खिलाना। तो कैंसिल करने के लिए आप क्या करते थे? उसकी ऑपोजिट एंट्री मारते थे। जैसे कोई अगर चीज डेबिट है, अगर आपको उसको हटाना तो क्या करते थे? नेक्स्ट एंट्री में उसको क्रेडिट मार देते थे, वो कैंसिल हो जाता था। तो प्लस को माइनस या माइनस को प्लस करना पड़ता था, कैंसिल हो जाता। ऐसे ही यहाँ पे ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि आपने खर्चा माइनस कर रखा है, इसका नेगेटिव है, माइनस है ना, इसको कैंसिल करने के लिए दोबारा ऐड कर दो, हट जाएगा। मैथमेटिक्स है बेटा, ये तो मैथमेटिक्स ने हमें फ्रीडम दे रखी है, हमारी मर्जी हम कैंसिल करने के लिए कुछ भी करें, इसलिए ऐड बैक करा है, कोई गेम नहीं ऐसी। अगर ये तो एक्सपेंस की बात करी, कुछ नॉन कैश गेन्स भी तो हो सकते हैं। अरे जैसे यहाँ पे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट हो गया तो नॉमिनल रूल के हिसाब से उसे क्रेडिट में डालो। लेकिन जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इज ए नॉन कैश, क्योंकि आपकी जेब में कोई लॉस थोड़ी ना आया है, ना ही आपकी जेब में कोई गेन आया है। आपकी जेब में सिर्फ कैश आता है जितने में आपने बेचा। एक साइकिल थी 1 लाख, एक स्कूटर था 1 लाख का,
60,000 में बेचा तो 40,000 का घाटा है, लेकिन वो घाटा नहीं है आपके जेब में, आपके हाथ में 40,000 आए हैं, क्योंकि हम कैश बेसिस पढ़ रहे हैं ना, कैश में जो आया हम वो पकड़ के चलेंगे, लेकिन एक्चुअल कंसेप्ट कैश बेसिस नहीं चलता। वो ये कहता है नहीं घाटा कितना है वो डालो, क्योंकि कैश बेस तो ये कहता है नहीं हमारी जेब में तो लेकिन 40 ही आया ना, तो ये होता है। अब बात सुनो, तो इसको भी हम एड बैक कर देंगे, क्योंकि लॉस आपको कुछ ऐसा तो हुआ नहीं, आपका जबरदस्त, अरे यहाँ पे आप सोचो आपका यहाँ पे लॉस भी था, लो मैंने लॉस भी डाल दिया आपको यहाँ पे, टू लॉस ऑन सेल 50,000, तो बेटा ये 50,000 का एक घटिया एक खर्चा डाल रखा है, लॉस डाल रखा है, आपकी जेब में कोई 50,000 थोड़ी ना चलेगा, चलेगा क्या, नहीं चलेगा, हमारी जेब में तो 40,000 जितना हमने बेचा था वो तो आ गए, ये एक फीलिंग है, लेकिन ये आए थोड़ी ना है, अरे गए थोड़ी ना जेब से 50,000, हमारी थोड़ी ना गए 50,000 जेब से। अरे बेटा 1 लाख आपने, अगर 1 लाख का स्कूटर था 50,000 में अगर आपने बेच दिया तो आपकी जेब में तो 50,000 आए ना कैश में, 50,000 का घाटा आपको हुआ, ये कौन सा पैसा, ये तो कोई पैसा नहीं गया हमारी जेब से, कोई भी पैसा नहीं गया हमारी जेब से 50,000 का, तो ये जबरदस्ती का माइनस हो रखा है, इसने क्या कर रखा है, हमारा प्रॉफिट डिक्रीज कर दिया ना, ये कैश प्रॉफिट नहीं है, हमारे गले में से थोड़ी में निकले, हमारे गले में तो बल्कि क्या कहते हैं 50,000 आया है, अब इसको मैं ठीक कैसे करूं, तो बेटा ये एक नकली नकली फैक्टर माइनस हो रखा है, ये नकली नकली फैक्टर माइनस हो रखा है, इस फैक्टर को मतलब ये जो लॉस वाला फैक्टर है एक नकली फैक्टर है, ऐसा हमारी जेब में कोई हमारे गले से निकला नहीं, हमारे कैश बॉक्स से कोई 50,000 का खर्चा नहीं निकला, ये लॉस नहीं निकला, अरे 50,000 के लॉस के नाम से आपने किसी को दिया है क्या 50,000, नहीं दिया, तो क्यों माइनस कर रखा है, रियल में तो नहीं हुआ ना, तो कैश प्रॉफिट कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे, इसका इफेक्ट इसको जीरो कर दोगे, इसको हटा दोगे, और हटाने के लिए मैथमेटिक्स ये कहता है इसका इफेक्ट जीरो कर दो, कैसे हटाओगे, ये अगर माइनस है तो इसको प्लस कर दो उतने ही अमाउंट से, 50,000 से प्लस कर देंगे हट जाएगा, इतना सिंपल है बेटा, ऐसे होता है टिप्स में होता है, कुछ भी नहीं रखना है, हर चीज लॉजिक से, हर चीज लॉजिक से। अब सोचो गेन है, अब यहां पे तीसरा स्टेप, दूसरा स्टेप आ गया, मतलब दूसरा सब स्टेप हो गया, तीसरा सब्ट्रैक्ट नॉन कैश गेन्स, अरे गेन्स को माइनस कर दो, अरे अगर आपके पास गेन्स है, अब यहां पे आ जाओ, अब यहां पे गेन हो गया बाय गेन ऑन, ये जो मैंने आपके सामने एग्जांपल लिखे ना बेटा, आपके पेपर में बस इतना ही आते हैं, हालांकि नॉन कैश एक्सपेंसेस और भी होते हैं और नॉन कैश सेल्स और भी होती है, लेकिन वो आपके सिलेबस की स्कोप से बाहर है, आपको वो एसीसीए लेवल पे या सीपीए लेवल पे पढ़ना है, ठीक है, इन डिटेल थोड़ा एसीसीए में पढ़ते हैं, ठीक है। बाय गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, सोचो आपके पास था और मान के चलते हैं आपका 20,000 का गेन हो गया, मतलब सोचो आपके पास 1 लाख का स्कूटर था, इस बार कंडीशन थोड़ी ऊपर कर देते हैं, 1 लाख का स्कूटर आपके पास था, सेल्स वैल्यू आपकी 1 लाख की थी, ओ सॉरी उसकी जो 1 लाख का स्कूटर आपकी जो कॉस्ट प्राइस थी, आपने उसको बेच दिया 1,20,000 में, अब ये जो 20,000 का एक्स्ट्रा है ये क्या बोलूंगा, इसको गेन ही तो बोलूंगा, प्रॉफिट बोलेंगे, प्रॉफिट मत बोल देना, अरे ये प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट वो होता है जिसका लिए आपने धंधा खोला है, उससे आपको जो प्रॉफिट हुआ है, इन्वेंट्री बेच के जो प्रॉफिट कमाया, अरे एसेट बेच के आपके पास कोई एसेट पड़ी थी, कोई गाड़ी पड़ी थी, उसको बेच दिया, उसमें अगर आपको प्रॉफिट हो भी गया तो आमचाल की भाषा में हम लोग बोलते थे देखो हमको प्रॉफिट हो गया, एक्चुअली रियल भाषा में उसको प्रॉफिट नहीं बोलते, गेन बोलते, गेन मतलब आपको किसी चीज से भी गेन हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट सिर्फ हम धंधे के लिए यूज करते हैं, जिसके लिए मैंने अपना धंधा खोला है, फर्नीचर का धंधा है तो फर्नीचर बेच के जो मैंने प्रॉफिट कमाया उसको प्रॉफिट है, फर्नीचर बेच के जो मैंने गेन कमाया उसको प्रॉफिट बोलते हैं, लेकिन फर्नीचर के अलावा अगर कुछ बेच के गेन कमाया तो उसको गेन बोलेंगे, प्रॉफिट नहीं, बेटा ये बेसिक डेफिनेशन है, हमने 11th क्लास में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर पढ़ा हुआ है सब टॉपिक्स, ठीक है, ओके पढ़ा हुआ है, 20,000 ठीक है, 20,000 का आपको गेन हो गया, तो ऑब्वियसली नॉमिनल रूल के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स के हिसाब से हम इसको यहां पे डाल देंगे क्रेडिट साइड में 20,000, ओके डाल तो दिया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपके कैश में ये 20,000 कब आ गया, मुझे तो पता ही नहीं चला, नहीं आया, आप मुझे आपके बात बताओ, आपने 1,20,000 में बेचा, तो आपके कैश बॉक्स में आपके गले में 1,20,000 आए हैं या 20,000 आए, सर हमारे गले में तो 1,20,000 आया ना, क्योंकि हमें तो पूरी पेमेंट मिली है पट्टी से 1,20,000 की, हाँ तो 1,20,000 आए, लेकिन ये 20,000 क्यों डाला है फिर, ये 20,000 तो कभी आया ही नहीं हमारी जेब से, कैश बेसिस है ही नहीं, अरे कैश नहीं है हमारे, कैश हम कैश निकालना चाहते हैं, कैश कितना आ गया, कैश तो 1,20,000 आया, लेकिन ये तो 20,000 डाला हुआ है, रॉन्ग है, क्या करेंगे इसको, अब इसका इफेक्ट है, अब क्या करें, अरे ये तो गलती हो गई, ये तो प्लस हो गया, अरे 20,000 प्लस हो रखा है ना, लेकिन हमारी जेब में 20,000 थोड़ी ना है, हमारी जेब में तो 1,20,000 है, कैसे इसको ठीक करूं, मुझे इसको ठीक भी तो करना बेटा, ठीक कैसे करूं, सर इसको ठीक ये क्या हो रखा है बेटा, प्लस हो रखा है, इनकम प्लस होती है ना, अरे यहाँ पे इनकम प्लस होती है ना, सोचो ये 1 लाख आपका ग्रॉस प्रॉफिट था, ये यही वाला जो मान के चलते हैं, इसमें आपने 20,000 प्लस कर दिया, अब आप इसको ठीक करना चाहते हो, कैसे करोगे बेटा, तो मैथमेटिक्स क्या कहता है, जो इसका इफेक्ट जीरो कर दो, हटाना है ना आपको, ये चीज हटाना, हटा दो, अरे गलती हो गई ना 20,000, हमारी जेब में 20,000 नहीं आया, 1,20,000 आया, तो इस 20,000 को हटाना है, क्या करूं, हटा दो, अरे हटाऊं कैसे,
मैथमेटिक्स कहते हैं इसका इफेक्ट जीरो करे, अरे तो इफेक्ट भी कैसे जीरो करते हैं, इसका बैलेंस, इसका क्या साइन है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को हटाने के लिए मैथमेटिक्स करता है नेगेटिव कर दो, इसको माइनस कर दो उतने ही अमाउंट से, सीधी बात है, तो जीरो हो गया। इसलिए सब्ट्रैक्ट नॉन कैश गेन्स, सब्ट्रैक्ट एनी गेन्स दैट वर एडेड टू द नेट इनकम बट डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम द कैश ऑपरेटिंग कैश फ्लो। फॉर एग्जांपल अ गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट, आपको गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट हो गया, ओके ठीक है, बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन मुझे एक बात बताओ, आपको ये जो गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट हो रहा है, आपके जेब में तो पूरा ये गेन थोड़ी ना, आपकी जेब में तो पूरी कैश वैल्यू है, ये 1,20,000, नो डाउट आपको गेन हो रहा है, 20,000 एक्स्ट्रा आए हैं, लेकिन 1,00,000 भी तो आए हैं, तो कैश तो, ये कैश अंधा होता है बेटा, कैश ये नहीं देखता गेन वेन कितना है, उसको बस कैश गिना दो हाथ में, और कैश आ गया। मैं आपको ऑलरेडी अपने इन डिटेल अपने लेक्चर्स में बता चुका हूं बेटा, ये सब कैश एक्रूअल बेसिस और कैश बेसिस में, ठीक है, आपको मेरे वो लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, तभी कहता हूं मेरे क्लासेस को सिक्वेंशियल वाइज देखो, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लैरिटी समझ में आएगी, क्योंकि मैं मोस्ट ऑफ द लॉजिक्स अपने पहली क्लास में दे चुका हूं, बेसिक लेक्चर्स में दे चुका हूं, ठीक है, वो मेरा बेस था एक्चुअली, मैंने बना दिया था ताकि अब मुझे आगे आपको दोबारा ना समझाना पड़े, ठीक है, इन डिटेल वहां पे पूरी स्टोरी लगा के, कहानी लगा के समझा, ओके। तो गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट, नो डाउट आपको गेन हुआ है, लेकिन आपके हाथ में सिर्फ 20,000 थोड़ी ना है, 1,20,000 आया, और हम यहाँ पे कैश फ्लो बता रहे हैं, तो पूरा 1,20,000 का कैश फ्लो आया है, इसलिए हम वो डालेंगे, ये 20,000 नहीं डालेंगे, तो 20,000 तो गलत डल गया, कैसे करें, माइनस कर दो, सीधी बात है बेटा, सीधी बात है। तो आप बोलोगे सर लेकिन ये बात तो ठीक है, लेकिन ये 1,20,000 भी तो हमारा कैश है, इसको कहां डालेंगे, आपके एक मन में डाउट आना चाहिए कि सर ठीक है आपकी बातें अच्छी हैं, ओके 20,000 हमारा गलत हो गया, हमने माइनस कर दिया, अच्छा ये माइनस इसलिए भी करते क्योंकि बेटा ये ऑपरेटिंग नहीं है, अरे आपका मेन धंधा थोड़ी ना है, आपने एक एसेट बेची, ऐसी लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट है, ये जो सेल बिक्री है, एसेट सेल ऑफ एसेट है, ये आपका ऑपरेटिंग में हम इसलिए माइनस प्लस कर देते हैं इसको, अगर गेन है तो माइनस करेंगे, लॉस है तो ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपका धंधा थोड़ी ना बेटा, आपका मेन धंधा क्या एसेट बेचना है, आपका मेन धंधा सोचो क्या कहते हैं उसको, रेस्टोरेंट नहीं, फर्नीचर मान लेते हैं, फर्नीचर आपका मेन बिजनेस है, तो मेन ऑपरेशन आपका क्या है, फर्नीचर बेच के पैसा कमाना, तो आप यहाँ पे लॉस ऑन द सेल ऑफ एसेट या गेन ऑन द सेल ऑफ एसेट क्यों लिखोगे, आपका मेन धंधा एसेट थोड़ी ना बेचना है, तो ये आप कहां डालोगे, एसेट वाले में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में डालोगे, तो ये जो मैं कह रहा हूं ना 1,20,000 आप कहां डालोगे, क्योंकि ये भी तो बेचा है, कैश आया है, कहां डाले फिर इसको, इन्वेस्टिंग के अंदर डालें, ठीक है। एडजस्ट फॉर चेंजेस इन द करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज, बेटा ये ही है पॉइंट जो ज्यादातर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर देता है, यही है वो पॉइंट बेटा, यही समझ नहीं आता स्टूडेंट्स को, आते कि यहाँ आधे यहीं लुढ़क जाते हैं, वो सोचते हैं ऐड क्यों करना है, नेगेटिव लेस क्यों करना है, रट लेते हैं कि ऐड इसको प्लस करेंगे तो ऐड है, इसको नेगेटिव तो माइनस है, पता नहीं ये वो, रटना पता नहीं क्यों है इतना सिंपल है, और आज ऐसा लॉजिक बताऊंगा कभी लाइफ में रटोगे, 50 साल बाद अगर किसी ने आपको रोक के पूछ लिया सड़क पे चल रहे हो सड़क पार करते हुए, वहां बता दोगे उसको चलते चलते, ऐसा लेवल है, मजाक नहीं कर रहा बेटा, ऐसा है। पहला, डिक्रीज इन एसेट जब होती है तो उसको आप प्लस कर दो, कुछ नहीं सोचना बेटा, कुछ नहीं सोचना, एसेट को बस एक एसेट मानो, अरे करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी हटाओ, इसको एसेट समझो, एसेट है, ठीक है। डिक्रीज इन एसेट, अब मुझे बात बताओ बेटा, एक एसेट डिक्रीज क्यों हुई होगी, सीधा लॉजिक है, आपके पास सोचो एसेट थी, आपके घर में बहुत एसेट थी, अब वो एसेट कम हो गई, क्या लॉजिक हो सकता है, बट ऑब्वियसली एक ही लॉजिक है, आपने वो एसेट बेच दी, बेटा आप देखो आपके घर में बहुत सारी एसेट्स पड़ी हैं, गाड़ी है, घर है, बंगला है, हर चीज है, लेकिन अब वो एसेट धीरे धीरे कम हो रही है, आपने कहा है कहां जा रही है, गाड़ी थी गायब हो गई है, स्कूटर था वो भी गायब हो गया, फोन था बेटा वो भी गायब हो गया, डब्बे फोन पे आ गए, अरे ये सब कहां जा रहा है, कुछ नहीं है बेटा, आप बेच रहे हो, और कहां जा रहा है, आप बेच रहे हो, वरना ऐसे थोड़ी ना वेपोरेट हो जाएगा, बिक गया, बेच दिया, अब बेटा जब बेचा होगा तो फोकट में बेचा होगा या कुछ रोकड़े के लिए बेचा होगा, कैश के लिए बेचा होगा, तो कैश इनफ्लो हो रहा है या आउटफ्लो हो रहा है, एसेट के बेचने से, एसेट के डिक्रीज होने से इनफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, तो ऐड कर दो, इसलिए ऐड करा है। छोड़ो यहां क्या लॉजिक लिखा है, कुछ नहीं सोचना, जैसा लॉजिक दूंगा 101% नहीं 200%, 500% काम कर रहा है, कुछ नहीं सोचना बेटा, करंट एसेट करंट लाइबिलिटीज हटाओ, ये करंट वारंट, सीधा नाम सोचो यार, एसेट है, घर में एसेट पड़ी थी, है डिक्रीज हो गई, कैसे हो गई, अरे बेच दी होगी, और कैसे, अच्छा चलो जाओ बेची होगी, कोई नहीं बेच दी, अब बेची होगी तो रोकड़े में कैश के लिए बेची होगी, तो कैश आया होगा तो इसलिए ऐड कर दो, अब कैश आएगा तो ऐड तो करेंगे बेटा, कैश बढ़ गया ना, ऐसी बेटा अगर आपकी एसेट्स बढ़ गई, आपके पास पहले इतनी एसेट थी, पहले एक ही प्रॉपर्टी, अब 2 हो गई, गाड़ी एक थी 3 हो गई, स्कूटर था 4 हो गए, बाइक थी 5 हो गई है, अबे ये एसेट पे एसेट बढ़ी जा रही है, एसेट बढ़ी जा रही है, तो बेटा एसेट क्यों बढ़ेगी, वो एक गाड़ी 2 कैसे हो गई, आपने दूसरी गाड़ी खरीदी होगी ना, वो एक बाइक 5 बाइक कैसे हो गई, आपने 4 बाइक एक्स्ट्रा खरीदी होगी ना, तो बेटा जब भी आप एसेट खरीदोगे तो क्या फोकट में खरीदोगे, फोकट में खरीदोगे या आपको कुछ पेमेंट देनी पड़ेगी, पेमेंट कौन सी, कैश, कैश नहीं देना पड़ेगा आपको, कैश देना पड़ेगा,
तो आपका कैश जब देना पड़ेगा तो कैश यहाँ पे खर्च हो जाएगा, कैश जब खर्च होता है तो आउटफ्लो होता है, इनफ्लो होता है, आउटफ्लो होता है, तो माइनस कर दोगे। तो एसेट बढ़ गई, इस कैसे बढ़ गई, आपने एसेट खरीद ली होगी, और क्या रीजन है, एसेट खरीद ली होगी, अब एसेट खरीदोगे तो पैसा खर्च होगा, तो पैसा खर्च होगा तो माइनस कर देंगे ना, क्योंकि आउटफ्लो है। दूसरा, अब लाइबिलिटीज, एसेट की स्टोरी खत्म, इतना सिंपल था, इतना सिंपल था, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, पता नहीं रटन लेते हैं, रटना है ही नहीं बेटा इसमें, क्या रटना है इसमें, कुछ भी रटना नहीं। अगर लाइबिलिटी बढ़ जाती है, अब पहला लाइबिलिटी बढ़ जाती है, छोड़ो सुनो, लाइबिलिटी क्यों बढ़ती है, आपने उधार ले रखा है और उधार आ गया है, और उधार आ गया। अब आप जब भी उधार लेंगे बेटा, किस चीज का उधार लेंगे, उसकी शक्ल देखने का उधार लेंगे। बेटा आप उधार क्यों लेते हैं, पैसे मांगने के लिए। आज आपने 1 लाख का उधार ले लिया, कल आपने फिर 2 लाख का उधार लिया, फिर 3 लाख का उधार ले लिया, उधार पे उधार बढ़ा जा रहा है, नो डाउट उधार पे उधार बढ़े जा रहा है, लेकिन ये भी तो देखो पैसा भी तो बढ़े जा रहा है। अरे पहले 1 लाख लिया, अब 2 लाख हो गया, अब 3 लाख हो गया। तो ज्यादा जब भी लाइबिलिटीज बढ़ती है तो आप लाइबिलिटीज क्यों लेते हो, क्योंकि आप लाइबिलिटीज तो लेते हो, आप उधार लेते हो, लेकिन उस उधार से पैसा भी तो, उधार किस चीज के लिए लेते हो, पैसे के लिए। तो उधार जब भी बढ़ रहा है तो पैसा भी तो बढ़ रहा है। बट अब बेटा खुले में दिमाग से सोचो, आप उधार लिए पे लिए जा रहे हो, इसका मतलब आपके पास पैसा भी तो बड़े जा रहा है। तो इंक्रीज इन लाइबिलिटीज अमाउंट्स टू इंक्रीज इन कैश फ्लो, इसलिए आप इसको ऐड करते हो। तो लाइबिलिटी बढ़ने से ऐड होता है कैश फ्लो, क्योंकि आप उधार लेते हो ना, आपकी लाइबिलिटीज बढ़ रही है, इसका मतलब आपको उधार बढ़ रहा है, उधार बढ़ रहा है, इसका मतलब आप ज्यादा कैश उठा रहे हो, तो आपका कैश बैलेंस बढ़ जाएगा बैंक में। अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो जाती है, लाइबिलिटीज अगर डिक्रीज हो जाती है, उसको माइनस कर देना, क्या लॉजिक है। आपके पास एक उधार था, अब वो कम हो गया, पहले 1 लाख का उधार था आप पे, अब 50,000 का, 40,000 का, सोचो बाकी वो 60,000 का कहां चला गया। आपने वो उधार पे कर दिया होगा, और क्या बेटा, ये तो वो सेकंड क्लास बच्चा भी बता देगा। आपके ऊपर 1 लाख का कर्ज था, अब 40,000 का रह गया, तो वो ऐसे ही वेपरेट हो गया है, वो आप पे दया करके चले गए, हम तो कोई नहीं मत देना, ऐसा तो है नहीं बेटा। वो 60,000 के जो आपको उधार देने थे कहां चले गए, अरे चले कहां गए, मैंने पे कर दिए। तो बेटा उधार पे ऐसे ही हो जाते हैं, या पैसे देने पड़ेंगे आपको, हाँ तो पैसे देने पड़ेंगे, तो पैसे देगा तो खर्च नहीं हो जाएंगे, तो आउटफ्लो नहीं हो जाएगा, आउटफ्लो होगा तो कैश माइनस नहीं कर दोगे, यही रीजन, इसलिए माइनस करा। तो ये लॉजिक था बेटा, मैंने आपको बता दिया, कुछ टेंशन नहीं है, इसको इतना सीरियसली ले लेते हैं बच्चे, इसमें कोई सीरियसली वाली लेने बात नहीं है, बहुत ही सिंपल था ये। सेकंड स्टेप पे आ जाते हैं बेटा, अभी तो एग्जांपल कराने हैं, अभी तो स्टेप्स बता रहा हूं, ये तो स्टेप्स हैं, अभी तो एग्जांपल करना है। सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कुछ भी नहीं होता बेटा, जो भी लेना देना एसेट से अगर आपका है, एसेट से जो भी लेना देना होता है, वो सारा का सारा आप यहां पे कैश फ्लो में करते हो। मतलब एसेट अगर बेचोगे तो आपको ऑब्वियसली बेच के कैश आएगा, तो सारा का सारा कैश आप यहां पे डाल दोगे। अगर एसेट आप खरीदोगे तो बट ऑब्वियसली खरीदने, अब एसेट तो है ना, तो इसलिए इन्वेस्टिंग करने डालना पड़ेगा, लेकिन एसेट खरीदने में भी पैसे लगते हैं, लेकिन वो है आउटफ्लो, इनफ्लो नहीं है। आउटफ्लो है तो इसलिए माइनस कर दोगे, कुछ भी नहीं है बेटा, सबसे सिंपल यही है। सारा गेम जो है ना डिफिकल्टी का, वो सिर्फ ऑपरेटिंग में है, और वो भी मैंने आप लोगों के लिए सिंपल बना दिया, इससे ज्यादा सिंपल है ही नहीं बेटा। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग तो बहुत ईजी है, अरे ये तो कोई बच्चा भी कर लेगा, 12th क्लास वाला बच्चा का पढ़ के भी ना तब भी कर लेगा, इतना ईजी होता है इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। ऑपरेशन में ही सारा खेल है, और उसमें भी बस यहां पे अटकते हैं, बाकी जगह कर लेते हैं, यहां अटक जाते हैं। ये इनडायरेक्ट अप्रोच है जो मैं आपको बता रहा हूं, तो वो भी मैंने आपको समझा दिया, कुछ भी नहीं है, बस एसेट है, एसेट देखो कुछ भी नहीं है, एसेट है, बढ़ गई, अब कैसे बढ़ी होगी, खरीदी होगी तो माइनस कर देना, एसेट कम हो गई तो बेची होगी तो पैसा ऐड कर देना, लाइबिलिटीज बढ़ गई तो पैसा, उधार ज्यादा लिया होगा तो मतलब ज्यादा पैसा लिया होगा, इसका मतलब ऐड कर देना, लाइबिलिटीज घट गई, इसका मतलब मैंने पे कर दिया होगा तो माइनस कर देना। बेटा ऐसे टिप्स पे होता है, यूं रटने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या रट रहे हो बेटा, कितना रटोगे, क्या आप तक रटोगे, कब तक लाइफ में रटोगे बेटा। जो रटेगा ना बेटा वो बस कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप लॉजिक से तो कंसेप्ट समझ नहीं पाओगे। Cash flow for investing. This section is prepared by the changes in the long-term assets from the comparative balance sheets and additional information. Cash outflows, payment to acquire long-term assets. अच्छा यहाँ पे शब्द जो मैंने यूज करा लॉन्ग टर्म है, यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बोलता हूँ कि एसेट से जो भी लेना देना है, इससे मेरा मतलब है लॉन्ग टर्म एसेट। बेटा शॉर्ट टर्म एसेट जो करंट एसेट्स होती है वो तो यहाँ आ गई। आप ये बोलोगे सर लॉन्ग टर्म एसेट्स तो ठीक है, ये रही लॉन्ग टर्म, किधर लिख दी थी मैंने, ये लॉन्ग टर्म तो ठीक है सर, लेकिन फिर शॉर्ट टर्म का क्या। अबे बेटा शॉर्ट टर्म को करंट एसेट्स बोलते हैं, तो करंट एसेट्स यहां ले तो ली, और शॉर्ट टर्म एसेट्स तो ऑपरेटिंग होती हैं। अरे डेटर, इन्वेंट्रीज, कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटी, ये तो सारा का सारा आपके धंधे से रिलेटेड है ना। इन्वेंट्रीज वगैरह, डेटर्स वगैरह, कैश वगैरह, ये सब तो आपके धंधे से रिलेटेड है, ऑपरेटिंग में डालोगे ना। करंट एसेट्स आर रिलेटेड टू ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्योंकि वो आपके धंधे से रिलेटेड है, इसलिए ऑपरेटिंग में डालोगे। लेकिन लॉन्ग टर्म एसेट आपके धंधे से रिलेटेड थोड़ी ना है। आपने मशीनरी खरीदी है तो आपका धंधा है क्या मशीनरी खरीदने का, वो असिस्ट करता है आपके धंधे में।
डेटर्स है, लेकिन वो तो आपके धंधे से रिलेटेड है भाई साहब। आपने किसी को फर्नीचर उधार पे बेचा तो वो कस्टमर आपके डेटर है, अरे धंधा है भाई, सीधी बात है। तो लॉन्ग टर्म एसेट से जो भी मामला होगा, मतलब जब भी आपका लॉन्ग टर्म एसेट खरीदने या बेचने से आपके कैश में इफेक्ट होगा, आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डाल देना। मतलब अगर किसी लॉन्ग टर्म एसेट को खरीदने में, जैसे परचेजिंग प्रॉपर्टी हो गया, प्लांट इक्विपमेंट हो गया, और इन्वेस्टिंग है अदर कंपनी, किसी और कंपनी में इन्वेस्ट करो, वो भी तो इन्वेस्टमेंट ही है। उसकी वजह से अगर आपका कैश निकल रहा है तो कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बोलोगे। वही अगर कैश रिसीव फ्रॉम सेलिंग, वही जो एसेट खरीदी थी उसको बेच दिया, वो प्रॉपर्टी प्लांट को बेच दी, दिया जिस किसी को मैंने लोन दिया था, किसी को लोन दिया था, अब उससे वो लोन की रिसीव होगी पेमेंट और इंटरेस्ट वगैरह, कहां डालोगे? कैश फ्रॉम इनफ्लोस। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट करी थी किसी कंपनी में, अब उसमें आपको डिविडेंड मिल गया या इंटरेस्ट मिल गया, तो वो सब आप कहां डालोगे? फाइनेंस एक्टिविटीज में। फाइनेंस मत डाल देना, इंटरेस्ट में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अरे फाइनेंस थोड़ी ना है वो, आपने इन्वेस्टमेंट करी थी, उसको उस पर ब्याज मिल गया, तो वो ब्याज आपकी इनकम है, ऑपरेटिंग तो है नहीं, क्योंकि आपका धंधा नहीं है, ना ही फाइनेंसिंग है, क्योंकि उस ब्याज से आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रही। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के अंदर डालोगे, ठीक है। कैश फ्लो फॉर फाइनेंसिंग, ये बहुत ईजी है। जो भी चीज आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देती है, मतलब इक्विटी या डेट को हिलाने से आपका कैश बैलेंस चेंज हो रहा है, तो वो आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग है। जैसे कैश आउटफ्लो क्या मानेंगे यहाँ पे? अगर आप डिविडेंड दे रहे हो, सीधी सीधी बात है, डिविडेंड किसको देते हैं? मालिकों को। अरे प्रॉफिट देते ना, मालिकों को प्रॉफिट देना मतलब डिविडेंड दे देना। तो डिविडेंड देने से बेटा आपका कैश तो खर्च होगा, लेकिन कैश तो खर्च होगा, लेकिन कहां डालूं? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? बेटा ऑपरेटिंग तो है नहीं, आपका धंधा है नहीं डिविडेंड देने का, ना ही इन्वेस्टिंग आपको, अब ये कोई इन्वेस्टमेंट है या तो यहाँ तो जा रहा है, बल्कि ऑब्वियसली बेटा फाइनेंस है, क्योंकि आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को चेंज कर देगा, क्योंकि आपका इक्विटी अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा डिविडेंड देने से। अरे रिटेन अर्निंग्स कम हो जाती है ना, तो रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी तो इक्विटी बैलेंस कम नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, सीधा सीधा लॉजिक है। रीपेइंग लॉन्ग टर्म डेट, अरे डेट था आपके बैलेंस शीट के अंदर, अब वो आपने पे कर दिया, तो नो डाउट आपका कैश निकल जाएगा, लेकिन कैश आउटफ्लो किसका? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। बट ऑब्वियसली बेटा फाइनेंस, अरे आपका डेट पे करना धंधा है क्या? इन्वेस्टमेंट है नहीं, तो ऑब्वियसली डेट पे करने से आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगी, सीधी बात है, क्योंकि अब आपके डेट्स कम हो जाएंगे ना। रीपर्चेजिंग द कंपनीज ओन स्टॉक, ये तो बेटा सीधा सीधा कह रहा है, बायबैक कर लिए मार्केट से अपने शेयर, स्टॉक का इक्विटी बैलेंस बढ़ जाएगा। तो सीधा सीधा जो कैपिटल स्ट्रक्चर आपका चेंज कर रहा है, मतलब कोई भी कैश ट्रांजैक्शन आप कर रहे हो, अगर उस कैश ट्रांजैक्शन को करने की वजह से आपका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, चाहे डेट हो या इक्विटी, बेटा फाइनेंस के अंदर डाल देना आंख बंद करके, कुछ भी इफ और बटन नहीं सोचना आप लोगों को। कैश इनफ्लोज, इशुइंग न्यू लॉन्ग टर्म डेट, ठीक है, इशुइंग लॉन्ग टर्म डेट, एग्जाम्पल टेकिंग आउट अ लोन और इशुइंग न्यू स्टॉक। लॉन्ग टर्म डेट बेटा, अब आपने कोई शेयर इशू करती, तो बेटा शेयर इशू करने से आपको क्या कैश नहीं, आप किसी को शेयर इशू कर रहे हो किसके लिए? शक्ल देखने के लिए उन शेयर होल्डर्स की? नहीं, उनसे पैसा लेने के लिए। भाई ले, तुझे अपनी कंपनी का मैं ओनरशिप दे रहा हूं, लेकिन पैसों के बदले, तो पैसा तो आ रहा है, लेकिन वो पैसा आ रहा है कहां डालू? ऑपरेटिंग में, इन्वेस्टिंग में, फाइनेंसिंग में। ऑपरेटिंग तो है नहीं, आपका धंधा थोड़ी ना शेयर इशू करने का। दूसरा बेटे इन्वेस्टिंग, ये कोई आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? नहीं, इन्वेस्टमेंट तो नहीं कर रहे, कैपिटल रेस कर रहे हो, तो बेटा ये तो सीधा सीधा समझना कैपिटल से। लोन ले लिया आपने, है ना, तो लोन भी डेट को, आपका डेट स्ट्रक्चर चेंज कर देगा। अब मैंने आपको पूरा इनडायरेक्ट अप्रोच समझा दिया, अगली क्लास में डायरेक्ट अप्रोच समझाऊंगा। बहुत ईजी है, डायरेक्ट अप्रोच कुछ भी नहीं है, स्टेप्स लिखे, लेकिन सीधी भाषा में बोलूं, बचपन में जो कैश बुक बनाते थे उसको स्टेटमेंट फॉर्म में अगर लिख दोगे, मतलब उसकी हेडिंग बना दोगे, वहां तो आप दुनिया भर की सारी कैश रिसीव्ड और एक्सपेंडिचर एक जगह लिख देते थे, लेकिन अब आप उसको सेग्रीगेट कर दोगे। ये रिसीट्स ऑपरेटिंग की हैं, ये रिसीट्स इन्वेस्टिंग की हैं, ये रिसीट्स फाइनेंसिंग की है, ऐसे ये पेमेंट्स मेरी इन्वेस्टिंग की हैं, ये पेमेंट्स मेरी ऑपरेटिंग की, और ये पेमेंट्स मेरी फाइनेंसिंग की। बस जब आप इसको ऐसे सेग्रीगेट कर देते हो, उसी को ही हम कैश फ्लो डायरेक्ट अप्रोच बोलते हैं। बेटा टेक्निकल रीडिंग के लिए आपको अपने स्टडी मटेरियल की कॉन्टिन्यूस रीडिंग करती रहनी पड़ेगी। देखिए आप इस अटेम्प्ट को थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करिए, तो ये अटेम्प्ट ज्यादा मुश्किल है नहीं। ये जो अभी सितंबर अक्टूबर वाला अटेम्प्ट चल रहा है, तो ये अटेम्प्ट वैसे सिंपल है ना, इसके अंदर ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन आए नहीं है, मॉडरेट ही है एज कंपेयर टू, अगर मैं बात करूं मई जून वाले की। मई जून वाला इससे थोड़ा सा डिफिकल्ट था बेटा, है ना। पार्ट 1 भी इसमें सिंपल ही आया। तो हाँ, न्यू कंसेप्ट पूछे गए हैं इस बार भी, तो वो तो खैर पूछनी है। 2025 में ये ट्रेंड चल ही रहा है, आपको पता है, हर जगह किसी ना या तो कमबैक हो रहा है, या तो बेटा न्यू न्यू ट्रेंड्स पूछे जाते हैं, है ना। तो आप कंटिन्यूस रीडिंग करते रहिए बेटा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास।